स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर आंसर की करने वाले हैं। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसमें टर्म 1 और टर्म 2 होता है, जिसमें से टर्म 1 में हमारे 15 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं टर्म 2 में हमारा जो सिलेबस होता है कुल 15 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से ए बी सी 3 खंड में दिए गए होते हैं और इनमें से कुल प्रश्न 12 पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन ए यानी कि खंड का, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक होगा। वहीं इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को बताना है और कुल प्रश्न यहाँ पे 6 दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कह रहा है कि कागजी अपशिष्ट और रसोई के अपशिष्ट का निपटान खाली स्थान दिया गया है पात्र में किया जाना चाहिए। यानी कि रसोई और कागजी अपशिष्ट का निपटान किस पात्र में करना चाहिए? तो बच्चों, हरा डिब्बे में करना चाहिए, हरा डस्टबिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए बच्चों, इसको आप लोग नोट करिएगा। इसके अलावा बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि LAMA का पूर्ण रूप क्या है? तो बच्चों, इसका जो सही नाम होगा वो क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म लिविंग अगेंस्ट मी एडवाइस। यानी यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख कर लिख सकते हैं। साथ ही प्रश्न संख्या 3 करा है कि ट्राइफ्लो में एक अस्पष्ट प्लास्टिक बॉक्स के अंदर गेंदे होती है। तो इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसमें किस प्रकार की गेंदे आएगी। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि श्वसन दर एक व्यक्ति द्वारा प्रति मिनट लेने की संख्या है। तो एक व्यक्ति द्वारा प्रति मिनट लेने की संख्या 16 से 18 है, यानी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। साथ ही बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो तापेदिक यानी कि टीबी से ग्रसित रोगों में दिया जाता है। इसके अलावा टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके की खोज की गई थी। वहीं प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एडमिशन दाखिला के प्रकार क्या है? तो ये 13 प्रकार के दाखिला ली जाती है, जो कि हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 2019, आप लोग इसे नोट करिएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस का जो शुरुआत हुआ था वो चाइना के वुहान शहर से हुआ था। तो ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये फाइनल ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। अब हम खंड बी में देखेंगे। तो खंड बी में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से कह रहा फिजियोथेरेपी क्या है, जिसके संकेत या किन स्थितियों में फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो 7 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था फिजियोथेरेपी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी एक ऐसी तरह की थेरेपी होती है जो मेडिकल साइंस का ही एक हिस्सा है। इसमें इलाज के कई तरीके होते हैं, जिसमें हाथों की कसरत, एक्सरसाइज, पेन से रिलीफ, मूवमेंट के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। देखा जाए तो फिजियोथेरेपी मुख्य रूप से उद्देश्य शरीर के रोगों को जानकर रोगी को उनसे मुक्ति मिलती है। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी जब हम आने की किसी काम को करते हैं या तो फिर रनिंग करते हैं या किसी कार्य को अंजाम देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमारे शरीर में अनचाहे ऐंठन होती है या फिर पैरों में खिंचाव आती है। तो इस खिंचाव के जरिए में असहनीय दर्द होती है और इस असहनीय दर्द जब हमें बर्दाश्त नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें इलाज करके सही करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कभी कभी अनेक प्रकार के जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होते हैं उसको भी लगाते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक प्रकार से क्या है, ये किसी भी व्यक्ति में कभी भी हो सकता है। जैसे कि चलते दौरान में, साइकिल चलाने के दौरान में मांसपेशियों का खिंचाव, ये भी फिजियोथेरेपी का कारण है। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि लाल रंग के बैग में निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट 6 उत्पादों का उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे नीचे। तो बच्चों, लाल डस्टबिन इसे आमतौर पर अस्पताल में रखा जाता है। इसे आमतौर पर अस्पताल में रखा जाता है और बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो जो निपटने के लिए खतरनाक होते हैं। और इसमें सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, कॉटन ड्रेसिंग, पॉपकास्ट, टिश्यू, सैनिटरी नैपकिन आदि होते हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक निपटान करना चाहिए।
क्योंकि अगर इसे हम खुला में छोड़ देंगे तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है और अनेक प्रकार की हानियां हमें पहुंच सकते हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वैसे तो 2 प्रश्न का आंसर देना, लेकिन हम सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि कह रहा है कि मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि मरीज की निजता की रक्षा होती है। दूसरा, डॉक्टर मरीज के बीच विश्वास बना रहता है। तीसरा फायदा यह है कि मरीज की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं चौथा फायदा यह है कि कानूनी समस्याओं से बचा जा सकता है। पांचवा है कि व्यक्तिगत या व्यवसायिक समस्याएं नहीं होती है। वहीं छठा पॉइंट है कि मरीज को यह अधिकार मिलता है कि वह कब, कैसे और किस हद तक अपनी स्वास्थ्य जानकारी को शेयर करे। छठा सुविधा यह होता है कि डॉक्टर मरीज को वो बताई गई जानकारी को नहीं दोहरा सकते हैं। और इसके अलावा भी एक और फायदा है कि डॉक्टर की प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो इस तरह से हमारे मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा, व्यायाम को परिभाषित करें। व्यायाम शरीर को फिट और स्वस्थ रखने में कैसे मदद करता है। तो बच्चों, इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। आप लोग देखिए। तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत ही अहम गतिविधि है। व्यायाम से कई फायदे होते हैं, जैसे कि व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है और लचीलापन बढ़ता है। इससे गिरने और चोट लगने से बचा जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि व्यायाम से हृदय प्रणाली मजबूत होती है और हृदय गति बढ़ती है। वहीं तीसरा लाभ यह है कि व्यायाम से वजन घटाने में मदद मिलती है और मोटापा रुकता है। इसके अलावा व्यायाम से मस्तिष्क का स्वास्थ्य बेहतर होता है और सीखने की क्षमता बढ़ती है। वहीं व्यायाम से अवसाद और चिंता की भावनाएं कम होती है। इसके अलावा व्यायाम से नींद अच्छी आती है और सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा भी और भी लाभ है, जैसे कि व्यायाम से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, व्यायाम से हड्डियां मजबूत होती है और व्यायाम से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसीलिए हमें प्रत्येक दिन व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ती है, यानी कि हमारे शरीर में बीमारियां बहुत कम होती है और बीमारी को लड़ने में बहुत मदद करती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 10 को भी सोल्व कर लिया। अब प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन का पर प्रशिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। 11 नंबर प्रश्न को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस प्रश्न को हम हल नीचे करेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न का हल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना जरूरी है, क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। तो सबसे पहले फायदा यह है कि अस्पताल में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी जरूरी जानकारी मिलती है। दूसरा है कि अपशिष्ट को अलग अलग करने और सुरक्षित तरीके से निपटाने का तरीका सीखने में मदद मिलती है। वहीं तीसरा तीसरा हमें ये लाभ मिलता है कि दुर्घटनाओं को रोकने और नियमों का पालन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में जागरूकता बढ़ती है। वहीं नए कर्मचारियों को सही तरीके से काम करने का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा पुराने कर्मचारियों को भी अपशिष्ट प्रबंधन करने के बारे में याद दिलाया जाता है। तो इस तरह से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं और इनके अगर सही से प्रशिक्षण नहीं देने के कारण अनेक हानियां भी हो सकती है। अब हम प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे, और हमारा आखिरी प्रश्न है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इनमें से किन्हीं एक प्रश्न को भी बनाना था, बट हम इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। कह रहा है फिजियोथेरेपी के आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, फिजियोथेरेपी के आधारभूत सिद्धांत को भी हम हल करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों, फिजियोथेरेपी के सिद्धांत, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट लचीलेपन में सुधार, जोड़ों की गति की सीमा को बढ़ाने और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए मैनुअल स्ट्रेचिंग और गति अभ्यास की सीमा का उपयोग करते हैं। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इन तकनीकों में विशिष्ट मांसपेशियों और जोड़ों पर नियंत्रित आंदोलनों और स्ट्रेच का उपयोग
शामिल है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी हमारे शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का मोच आना, इसे ही हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। और जब हमारा दर्द असहनीय होता है तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो हमारी इस दर्द को दूर करते हैं। इसके अनेक युक्तियाँ भी होती है, मतलब अनेक विधि भी होते हैं। इस तरह से आप लोग को जो जितने भी फाइनल ईयर में 15 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमने सोल्व किए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग से पूछा जाए कि हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है तो 15 अक्टूबर, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। इसके अलावा WHO का पूरा नाम क्या है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।